स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिसे हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, सूची 1 में हमको कुछ मदें दी गई हैं, इन्हें सूची 2 के साथ में मिलान करना है। तो देखिए झुंड समान गुच्छ की जो अवधारणा है वो शुम्पीटर के साथ में संबंधित है। तो सबसे पहले क्या आएगा 3। उसके बाद में पूंजी का जैविक संयोजन की जो अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स के साथ में संबंधित हैं। धारणी विकास, सतत विकास या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट के साथ में संबंधित हैं। और गरीबी का जो दुष्चक्र है उसकी अवधारणा रेगनर नस्के के साथ में संबंधित है। तो हमारा जो सही क्रम है वो क्या होना चाहिए 3, 4, 1, 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सेकंड है, सूची 1 की सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में हमको कुछ आर्थिक विचार दे रखे हैं और सूची 2 में अर्थशास्त्रियों के नाम दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले जीवन चक्र परिकल्पना की अगर हम बात करें तो ये मोदिग्लियानी के साथ में संबंधित हैं। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। उसके बाद में टेबल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये जो कंसेप्ट है वो फेंकोई कूने के साथ में संबंधित हैं। तो फिर आना चाहिए 3। उसके बाद में नकदी शेष उपागम जो है उस अवधारणा का जो संबंध है वो अल्फ्रेड मार्शल के साथ में है। तो फिर आएगा 2। और पूंजी की जैविक संरचना की जो अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स के साथ में संबंधित है। तो हमारा जो सही क्रम है वो क्या होना चाहिए 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, इसमें भी हमको सूची 1 में कुछ मदें दी गई हैं, उनको सूची 2 में दी गई मदों के साथ में या अर्थशास्त्रियों के जो नाम दे रखे हैं उनके साथ में हमको सम्मिलित करना है। और फिर हमारा सही गुट का जो आंसर उसका हमको चयन करना है। तो सबसे पहले अगर हम पृथक्करण परिकल्पना की बात कर रहे हैं तो ये मिलर और वॉकर जो हैं उनके साथ में संबंधित हैं। तो सबसे पहले हमारे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। उसके बाद में कार्य बाजार जॉब मार्केट का जो कंसेप्ट है वो स्पेंसर के साथ में संबंधित हैं। तो फिर क्या आएगा 3। उसके बाद में जो स्वास्थ्य बीमा है, चिकित्सा बीमा की जो स्थिति है उसमें नैतिक संकट की जो स्थिति आती हैं, ठीक है, उसका जो संबंध है वो एरो के साथ में संबंधित हैं। तो फिर आ गया हमारा 2। और फिर नींबुओं का बाजार, मतलब जो सेकंड हैंड कार होती है उनका बाजार का जो एग्जांपल है वो किसने दिया था अकरलोफ ने। तो फिर आ जाएगा हमारा 1। तो सही क्रम यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो सही आंसर जो है वो क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है 4th, निम्नलिखित में से किसने उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच भेद किया है और हीरे और जल का प्रसिद्ध उदाहरण पेश किया है। तो देखिए किसी वस्तु की कीमत का जो निर्धारण है वो उपयोगिता, जो सीमांत उपयोगिता है उसके आधार पर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर होता है, न कि टोटल यूटिलिटी के। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हीरा और जो जल है डायमंड एंड वाटर प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसने दिया था एडम स्मिथ ने दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। एडम स्मिथ की जो बुक पब्लिश हुई थी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, उसमें उन्होंने एक तरह से उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच में अंतर किया है और हीरे और जल का जो उदाहरण है वो उनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है 5वां, वह न्यूनतम दर जिस पर केंद्रीय बैंक ऋण देने को तैयार हो उसे बैंक दर कहा जाता है। और फिर दूसरा हमको दे रखा है, बैंक दर मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बैंक दर का जो निर्धारण है वो मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है। ये कथन तो बिल्कुल हम सही कह सकते हैं, लेकिन केंद्रीय बैंक जिस दर पर ऋण देने को तैयार हैं उस न्यूनतम दर को हम बैंक दर नहीं कहते हैं। मतलब बैंक दर क्या होती हैं, जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है वो दर होती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन डी ए जो हमारा गलत है, लेकिन जो आर जो हमको दे रखा है, तर्क जो दे रखा है वो एक तरह से क्या है सही है। नेक्स्ट हमारा है 6th, निम्नलिखित में से कौन WTO विनियमों में सम्मिलित नहीं है।
ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 95 में हुई थी। तो इसमें औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त करना, ठीक है, ये जो बातें वो सम्मिलित की गई हैं। उसके साथ में विभिन्न जो सदस्य देश हैं उनके बीच में आयात प्रशुल्कों को समाप्त करना, ये भी शामिल हैं। और कीमत को नियंत्रण उनको समाप्त करना, ये तीनों बातों का समावेश किया गया है। विदेशी पोर्टफोलियो जो निवेश होता है उसको समाप्त करना WTO की जो अवधारणा है उससे संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूजनबरी की भूतकाल की आय संबंधी अवधारणा के कौन से कथन सही हैं? निम्न कूट से हमको बाद में चयन करना है। लोगों का जो वर्तमान उपभोग होता है वो न सिर्फ वर्तमान आय बल्कि पूर्व आय का फलन है। तो ये ड्यूजनबरी ने बताया था, इसका मतलब ये सही कथन है हमारा। फिर दूसरा, संकुचन और विस्तार के दौरान आय और उपभोग के बीच असममित संबंध होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। संकुचन की स्थिति और विस्तार की स्थिति दोनों के बीच में आय और उपभोग में जो संबंध है वो एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। फिर उपभोग आय संबंध जो है वो अपरिवर्तनीय होते हैं। तो ये भी अवधारणा सही है। और फिर दबाव के दौरान आय की अपेक्षा उपभोग में थोड़ी कमी आती है, ठीक है, जो मंदी की स्थिति होती है उस समय। और विस्तार के दौरान उपभोग में अधिक वृद्धि होती है। तो ये सारे जो कथन है वो ड्यूजनबरी की जो सापेक्ष आय परिकल्पना है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, उसके अनुसार सही है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मुद्रा वेग के स्थायित्व की सैद्धांतिक धारणा हाल की शोध से कमजोर पड़ रही है। यह निम्न में से किसकी स्थिति के कमजोर होने का संकेत है? तो देखिए, जो मुद्रावादी अर्थशास्त्री थे जिनके अनुसार अगर हम देखें कि जो मुद्रा की मांग है और मुद्रा की पूर्ति है, ठीक है, जिसके लिए हमने MV = PQ का प्रयोग किया है। और M = क्या हो जाएगा जिसमें PQ/V। तो जो मुद्रावादी थे उनका क्या मानना था कि मुद्रा की जो संचलन गति है, वेलोसिटी है, वो एक तरह से क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। लेकिन वर्तमान समय में जैसे जो रिसर्च हुए हैं उन रिसर्च से पता चलता है कि जो मुद्रा की तरलता है, लोगों के पास में मुद्रा की जो उपलब्धता होती हैं वो जो संचलन गति है, ठीक है, वेलोसिटी है, उसको प्रभावित करते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की उपलब्धता ज़्यादा होती है तो जो संचलन गति है वो कम हो जाएगी। और मुद्रा की उपलब्धता अगर अर्थव्यवस्था में कम होती है तो जो संचलन गति है वो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, प्रकटित अधिमान सिद्धांत रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? मांग की आय लोच धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कथन तो हमको ये दे रखा है कि जो इनकम एलास्टिसिटी है वो धनात्मक होने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। और फिर दूसरा, उपभोक्ता के जो अधिमान हैं वो प्रबल क्रमांकन, जो स्ट्रॉन्ग एक्जिम है, उसको एक तरह से संतुष्ट करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब एक तरह से क्या हो गया कि जो हमारा प्रकट अधिमान सिद्धांत है वो एक तरह से किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा, ठीक है, 1948 में। और इसमें एक तरह से उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहार की बात की गई। मतलब उपभोक्ता के बारे में हमने जो पहले विचार पढ़े थे, उपयोगिता विश्लेषण, तटस्थता वक्र, उनके अलावा उन्होंने एक तरह से मांग की व्याख्या की है। और उन्होंने उपभोक्ता के उन्हीं चयन, उन्हीं पसंद, उन्हीं प्रेफरेंस के बारे में बताया है जिसे उपभोक्ता वास्तव में खरीदता है। उनके पास में उपलब्ध बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन सैमुअल्सन ने जो वास्तव में खरीदता है उपभोक्ता, उसी कॉम्बिनेशन को लेके प्रकट अधिमान सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर हमारे दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट हमारा है 10th, ट्रिकल डाउन रणनीति लागू होती हैं, ठीक है। ट्रिकल डाउन रणनीति का जो संबंध, एक तरह से ये ट्रिकल डाउन जो है वो राजनीतिक शब्द हैं। और जब किसी देश में जो GDP है या GNP है, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हैं, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जब वृद्धि होती है तो उस वृद्धि का जो प्रयोग है वो गरीबी को दूर करने के लिए अगर किया जाता है तो इसको एक तरह से ट्रिकल डाउन की जो रणनीति है वो कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मुंडेल के अनुसार साधनों की इकाई लागत में शुरुआती अंतर के कारण भुगतान संतुलन में असंतुलन आता है।
और तर्क दे रखा है वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही से दो देशों के भुगतान संतुलन में होने वाला असंतुलन सही हो जाता है। तो देखिए मुंडेल का जो भुगतान संतुलन का सामान्य सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने बताया कि साधनों की इकाई की जो लागत है उसमें अंतर होने के कारण भुगतान असंतुलन में अंतर आ जाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो हमारा कथन है वो बिल्कुल सही है। लेकिन साथ में हमको दूसरा जो कथन दे रखा है कि वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही से स्वतंत्रता पूर्वक अगर दो देशों के बीच में वस्तुओं का आवाजाही अगर लगी रहती हैं तो ऐसी स्थिति में जो भुगतान संतुलन में असंतुलन वो सही हो जाएगा। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमारा जो अभिकथन ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? सी। नेक्स्ट है भारत के ग्रीन एक्शन को प्रभावकारी बनाया जा सकता है। ठीक है, ग्रीन एक्शन की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो पेट्रोल डीजल है उसका कम उपयोग किया जाए, मतलब उसके ऊपर जो उत्पाद शुल्क है उसमें वृद्धि करके, ताकि उसकी डिमांड क्या हो जाए? कम हो जाए। जो कोयला है उसको उपकर को कार्बन कर में परिवर्तित करना चाहिए। और फिर ऊर्जा के जो नवीनीकरणीय स्रोत हैं उनको प्रोत्साहन देके इन सारे उपायों को अपना के जो ग्रीन एक्शन का जो कार्यक्रम है उसको प्रभावकारी बनाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या लियोनटिफ की स्थैतिक मॉडल की आर्थिक व्यवहार्यता और प्रौद्योगिकी साध्यता की शर्तें हैं? तो लियोनटिफ का जो स्टैटिक मॉडल है उसमें हॉकिंस साइमन की जो शर्तें हैं वो ली गई हैं। नेक्स्ट हमारा है 14, भारत के मानव विकास सूचकांक के गठन में निम्न में से किन परिवर्तनीय कारकों का उपयोग किया जाता है? तो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में की बात करें इंडेक्स की अगर, तो भारत में एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन के समय जो जीवन प्रत्याशा है, और दूसरा इनकम जो सकल घरेलू उत्पाद होता है प्रति व्यक्ति उसको लिया जाता है, इन दोनों को लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट हमारा है मजदूरी के निर्धारण में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। श्रम की मांग और आपूर्ति, श्रम की एमआरपी और सीमांत मजदूरी, श्रम की एमआरपी और श्रम की औसत उत्पादकता, और एमआरपी बराबर औसत मजदूरी। उपरोक्त में से कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं ये हमको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मजदूरी दर का जो निर्धारण एक तो मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। तो फर्स्ट जो हमारा कारक है वो सही है, और दूसरा है जो एमआरपी हैं उसके बराबर औसत मजदूरी। तो यहाँ पे हम देखें जो फोर्थ हमारा है, ठीक है, इसका मतलब पहला और चौथा कथन जो है वो सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। श्रम की जो एमआरपी है, ठीक है, एमआरपी क्या होती है? एमआरपी हम कैलकुलेट करते हैं एमपी इंटू एम आर करके। और परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में पूर्ण प्रतियोगिता में एमआरपी जो है वो एडब्ल्यू के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से हमारा जो सही आंसर वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी कहीं कहीं पर जैसे आप श्रम की जो एमआरपी हैं, ठीक है, वो सीमांत मजदूरी के बराबर, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा।